Hello, hello, hello everyone. This is the GM Intro Sushmita Tripathi and I welcome you all to the official YouTube channel of Banking वाला. चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है. आज हम पढ़ेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, किसे कहते हैं? तो जब भी हम लोग ये बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपके माइंड में एक चेहरा क्लिक करना चाहिए. किसका चेहरा होना चाहिए और किसका होना चाहिए? माल्या साहब का चेहरा आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए. हाँ, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट इतना ज्यादा फेमस ही हुआ इनके आ जाने के बाद से. हालांकि बहुत फेमस था, लेकिन जो घर घर के सब लोग जान गए ना, वो इन्हीं की वजह से है. थैंक्स टू हिम कि इन्होंने आपका क्वेश्चन बढ़ा डाला और इतने एक नया चैप्टर इतने जोरों शोरों से ऐड कर दिया, इतना कुछ पढ़ लिया. थैंक्स टू हिम. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है. अच्छा दोस्तों, बताओ क्या किया था इन्होंने, इतने मशहूर क्यों हैं ये? रातों रात नहीं. किंगफिशर बहुत बड़ी कंपनी है, सभी लोग जानते थे, लेकिन क्या हुआ, एकदम विलन बन गए. ऐसा क्या हुआ था? एसबीआई से पैसे लेके एसबीआई को वापस नहीं कर पाए. ये किया था इन्होंने बेसिकली. एसबीआई से पैसा लिया और वापस नहीं कर पाए. यही किया था विजय माल्या साहब ने. बाकी सारे बहुत कहानी बहुत लंबी है, उतना हमें नहीं जानना है, बस इतना जानना है. ठीक है, तो देखो होता क्या एनपीए, हम लोग कैसे समझ सकते हैं एग्जैक्टली ये एनपीए क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है और क्यों हमेशा इतनी बातें होती रहती हैं. देखो जरा, कभी भी, ठीक है, एक सिनेरियो इमेजिन करो. एक लोग हैं और इन लोगों का नाम है नीरव माल्या. ठीक है, एक लोग है, इनका नाम है नीरव माल्या. जब मैं ये चैप्टर पढ़ाती हूँ तो उस दौरान मेरा ये फेवरेट नाम है. तो ये एक लोग है नीरव माल्या. होता क्या है, नीरव माल्या की सैलरी जो है ना, मान लो इनकी सैलरी है 3 लाख रुपए महीना, सालाना नहीं, महीना. और इनको शादी करनी है. शादी के बड़े खर्चे हैं भैया, थोड़े मोड़े नहीं, बहुत खर्चे हैं. पता भी नहीं चलेगा कहाँ पैसे उड़ गए. तो इनको शादी करनी है और इनकी गर्लफ्रेंड ने कहा ऐसी वैसी नहीं, एकदम ग्रैंड खतरनाक शादी करो. ऐसी वैसी शादी करोगे तो जैसे तुम लोगों को पैसे नहीं देते हो वैसे मैं तुम्हारे पास से निकल लूंगी. चलो, अब तो बड़ी समस्या की बात है भाई, नीरव माल्या को खतरनाक शादी करनी है, तो इनका खर्चा आया कुछ 1 करोड़ का. इन्होंने कहा ठीक है, क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा क्यों ना लोन लिया जाए. तो ये चले गए, इन्हें क्या करनी है, एक्सपेंसिव वेडिंग करनी है. क्या करनी है इन्हें? एक्सपेंसिव वेडिंग. तो ये क्या करेंगे, ये लोन लेंगे. जब भी लोन लेंगे उसके बाद से हर महीने इनका ईएमआई डिडक्ट होगा. जब भी ये लोन लेंगे तो हर महीने इनका ईएमआई डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, चलो, लोन लिया, ईएमआई डिडक्ट हो रहा है, दे भी रहा है ईएमआई. क्यों? क्योंकि भाई सैलरी अच्छी खासी है, लोन इन्होंने लिया 50 लाख का है ना, और इनकी सैलरी से हर महीने ये लोन भरते जा रहे हैं. अब हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि इनकी नौकरी चली गई. ठीक है, ये फर्स्ट केस था. सेकेंड केस, अब क्या होता है, अब ये अनएम्प्लॉयड है. अब है ये अनएम्प्लॉयड. बैठे बैठे याद आया, अरे महीने की 3 तारीख को तो मेरा लोन कटता है. तो 3 दिसंबर को इनकी ईएमआई डिडक्ट होनी थी. 3 दिसंबर को ईएमआई डिडक्ट होनी थी इनकी. इन्होंने कहा यार क्या करें, लोन कटता है, ईएमआई कटेगा, 3 दिसंबर को ही लोन कटता है, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है. बड़ी कंफ्यूजन में चल रहे थे. कंफ्यूजन होने वाली बात ही है. ठीक है, 3 दिसंबर को ईएमआई तो भर नहीं पाएंगे क्योंकि अब इनकी सैलरी नहीं आ रही. तो 3 दिसंबर चला गया, लेकिन जो इनका ईएमआई था ये अनपेड रह गया. ये क्या हुआ, अनपेड. बैंक वालों को थोड़ा झटका लगा, ये बंदा तो ईएमआई पे कर देता था, इस बार नहीं पे किया. ओ नो, अच्छा चलो ठीक है, कोई मजबूरी रही होगी बेचारे की, छोड़ दिया, माफ किया, चलो. यानी कि 3 दिसंबर, ध्यान से, बहुत ध्यान से, 3 दिसंबर 2022 को इनका ईएमआई का डेट था, लेकिन ये अनपेड रह गया. चलो ठीक है, अब क्या हो सकता है भाई, अब कुछ सोचना होगा हमें. नहीं आ रहा है तो 1 महीने माफी की, अगले महीने वेट कर रहे हैं. अगले महीने वेट करते करते 3 जनवरी आया. 3 जनवरी 2022 आया. कितने दिन पास हो गए?
अभी भी जो इनकी ईएमआई है वो अनपेड है। कितने दिन पास हो चुके हैं? 30 days हैव पास्ड। ठीक है, 30 days हैव पास्ड। चलो, बैंक ने कहा, अब बैंक की सांस थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, अब क्या होगा, अभी तक पैसे नहीं आ रहे, अभी तक पैसे नहीं आ रहे, अब क्या करें, कैसे करें, कुछ इन्हें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, वेट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। जनवरी के बाद आ गया फरवरी, 3 फरवरी 2022 आया, अब भी ये ईएमआई अनपेड है। अब बैंक वालों की हार्ट बीट और तेज होने लग गई। क्यों? क्योंकि अभी तक तो 30 डेज हुए थे, लेकिन यहां से यहां तक लेके 30 + 30 = 60 डेज हैव पास्ड। तो अभी तक 30 दिन पास हुए थे, अब 30 में 30 जोड़ लो, अब 60 दिन चले गए। अब आता है 3 मार्च 2022। अब क्या होगा? ईएमआई अब भी अनपेड है, तो अब जरा जोड़ो, 30 + 30 + 30 = 90 डेज हैव पास्ड। यानी कि अभी तक तो 30 दिन गए थे, 30 दिन से इंतजार करते करते 60 हुए, 60 से इंतजार करते करते 90 हो गए, वो ईएमआई जो मिलनी थी आज तक नहीं मिली। क्या हो गया? अब जो ईएमआई, जो लोन इन्होंने लिया था शादी के लिए, ये जब ये 90 डेज पास कर जाएंगे, इसके बाद से इसी लोन को एक नया नाम दे दिया जाएगा। इसका नया नाम क्या होता है? इसका नया नाम होगा एनपी। इसका नया नाम क्या है दोस्तों? इसका नया नाम है एनपीए। तो अब समझते हैं कि इसमें एसेट क्यों लग गया है, इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते क्यों है। तो जरा रिवर्स गियर लेते हैं। देखो, एक बात समझने की कोशिश करना, कभी भी कोई भी जो बैंक होता है, ठीक है, कोई भी जो बैंक होता है, या तो वो आपको लोन देता है या वो आपके पैसों को डिपॉजिट लेता है। तो कोई भी बैंक या तो आपको लोन देगा या आपका पैसा डिपॉजिट लेगा, ये तो काम मुख्य रूप से कोई भी बैंक करता है। जब आपको बैंक लोन देगा, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो बैंक है लोन देगा, तो क्या होगा, ये लोन जो है इसे कस्टमर रिटर्न करता है। यानी कि जो कस्टमर है, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज की? रिटर्निंग की। जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है रिटर्न करने के लिए, उसके ऊपर वो चीज एक लायबिलिटी होती है। तो लोन के केस में कस्टमर के लिए ये क्या हो जाएगी? एक लायबिलिटी हो जाएगी। और बैंक्स के लिए ये एक एसेट होता है। क्यों? क्योंकि बैंक को ये वापस मिलता है। लेकिन जब हम डिपॉजिट की बात करते हैं, तो कस्टमर डिपॉजिट करेगा। यहां पे क्या था, लोन दिया जा रहा था, लेकिन यहां पे कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है, कस्टमर पैसा डिपॉजिट कर रहा है। समझ रहे हो बात को? इस केस में क्या होगा? इस केस में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिटर्न करना उस पैसे को अपने कस्टमर को। क्योंकि ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो सीधे भाषा में आप कह सकते हो कि बैंक के लिए ये एक लायबिलिटी है और कस्टमर के लिए ये एक एसेट है। तो ये एक छोटी सी बात है जो आप सभी को हमेशा याद होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदारी लेता है पैसे वापस करने के लिए, वो उसके लिए लायबल है। यानी अगर आप बैंक को पैसे दे रहे हो, बैंक वापस करने की जिम्मेदारी ले रहा है, तो बैंक लायबल है कि भैया हम आपको आपका जो पैसा डिपॉजिट है वो वापस कर देंगे। इस केस में बैंक की लायबिलिटी है और कस्टमर का एसेट है, क्योंकि उसे वापस मिल रहा है। सिमिलरली जब आप लोन लेते हो तो आप बैंक को वो पैसा वापस करते हो। उस केस में आप लायबल हो कि आप पैसे वापस करोगे, तो आपके ऊपर लायबिलिटी है। बैंक को वापस मिलेगा तो बैंक के लिए एसेट है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में पूछा गया, इंटरव्यू में पूछा गया तो। ठीक है,
आई होप आप लोगों को इतनी बातें तो अभी तक की समझ भी आई होंगी, इजंट इट? खैर, तो एक जनरल सी बात थी जो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो इस वजह से अभी क्या सिनेरियो था, विजय माल्या जी को लोन दिया जा रहा था ना, विजय माल्या जी को लोन दिया गया था और वो लोन नहीं वापस मिल पाया, इसलिए उस शब्द के आगे एसेट लगा था, ठीक है। तो अब एक और रिवर्स गियर में एक और कहानी पढ़ लेते हैं साइमल्टेनियसली। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना था कि लोन जब भी दिया जाएगा तो लोन कस्टमर के लिए लायबिलिटी है, बैंक के लिए एसेट है, यानी जो भी लोन बैंक दे रहा है बैंक के लिए वो एक एसेट है, वो उसकी संपत्ति है, ठीक है। तो अब देखो, जब भी बैंक्स, एक सेकेंड, हाँ, तो जब भी जो बैंक्स हैं लोन्स देते हैं, ये जो इनके लोन्स होते हैं, जब भी बैंक्स लोन देते हैं, जो इनके ये बैंक के लोन्स होते हैं, ये दो तरीके से हो सकते हैं। देखो, अगर कोई लोन लिया है तो दो काम कर सकता है, या तो उसे वापस करेगा या तो उसे वापस नहीं करेगा, है ना। तो सपोज पहला केस है कि ये जो लोन है इनका, ये इन्हें टाइमली रिटर्न कर दिया गया, ठीक है, इन्हें रिटर्न किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा केस होता है कि इन्हें रिटर्न नहीं किया जा रहा है, यानी कि बैंक से जो लोन लिया गया है, पहला केस है कि बैंक को रिटर्न किया गया और दूसरा केस है बैंक को रिटर्न नहीं किया गया। अगर बैंक को ये जो लोन है ये रिटर्न कर दिया जाएगा, अगर बैंक को ये लोन रिटर्न कर लिया जाएगा, तो इस केस में हम कहते हैं कि बैंक के लिए लोन क्या था, एसेट था, क्योंकि रिटर्न हो गया, यानी बैंक की जो संपत्ति थी वो उसे वापस मिल गई। विजय माल्या सब थोड़ी ना है, मैंने लोन दिया था मैं भर दी, मैं लोन ली थी भर दी, आप लोगों के घर में कोई होगा भरता होगा, है ना। तो अगर आप उसे वापस करते जा रहे हो, बैंक बहुत खुश है, भैया हमारा पैसा हमें वापस मिल गया, और जो मेरा ये एसेट था, जो लोन था, इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, तो ऐसे लोन को कहा जाता है परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। ऐसे लोन को, चूंकि लोन को क्या कहा जाता है, एसेट कहा जाता है बैंक के लिए, और चूंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इसे दो शब्द में हम कह सकते हैं, पहला कह सकते हैं स्टैंडर्ड एसेट और दूसरा कह सकते हैं परफॉर्मिंग एसेट। अगर ये टाइम पे रिटर्न हो रहा है तो, अगर ये टाइम पे रिटर्न नहीं हो रहा है, अगर जो भी आपका लोन है वो टाइम पे रिटर्न नहीं हो रहा है, तो इस केस में ये क्या बन जाता है, एनपीए। क्या बन गया, एनपीए। तो याद रखिएगा, जब भी बैंक्स के लोन टाइम पे रिटर्न हो गए तो वो एक स्टैंडर्ड या एक परफॉर्मिंग एसेट कहलाया, और अगर वो टाइम पे रिटर्न नहीं हुए तो उसे कहा जाता है एनपीए, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा एनपीए कहलाया था। तो एनपीए कितने दिन के बाद कहलाता है, कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि 90 ही दिन के बाद। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्टैंडर्ड चुन रखी हैं। इंडिया ने 90 डेज का सिलेक्शन किया है कि अगर इनका जो भी ईएमआई है 90 डेज तक अनपेड है तो उसे ईएमआई एनपीए कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब जरा अगर आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दियो, जो ये पूरी आप लोगों की यहाँ पर मैंने बात बताई है कि 30 दिसंबर को, हाँ ठीक है, तो ये 3 दिसंबर को इन्हें देना था, लेकिन 3 दिसंबर को ना दे पाए, 3 मार्च को भी ना दे पाए, तो 3 मार्च को ये जो लोन इन्हें देना था ये क्या बन गया था, ये एनपीए बन गया था। 3 मार्च को जो ये लोन था ये एनपीए करार दे दिया गया था कि भाई अब ये एनपीए हो चुका, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात सोचो, 3 दिसंबर से 3 मार्च तक क्या बैंक कुछ नहीं करेगा, क्या बैंक हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, नहीं। बैंक 3 दिसंबर से 3 मार्च तक की भी अकाउंटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 3 दिसंबर से 3 मार्च तक वो भले इंतजार कर रहा है, लेकिन जो आपने यहां पर पढ़ा स्टैंडर्ड एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसके बीच का जो गैप था कि पहले मिल रहा था अब नहीं मिल रहा है, इसके बीच का जो गैप है, यानी जो डिलेड है, जो डिले हो रहा है, उसे एक अलग तरीके से हम लोग कहते हैं, एक नए तरीके का अकाउंट जिसका नाम होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। कहना क्या चाहती है, ये कहना ये चाहती है कि रिटर्निंग से लेकर के नॉन रिटर्निंग का जो सफर है उसमें जो डिले हो रहा है, इस डिलेड पीरियड को कहा जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है। तो ये आप कहोगे स्पेशल मेंशन अकाउंट्स।
स्पेशल मेंशन अकाउंट का सीधा सा एक मतलब होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है ये वो अकाउंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सॉरी, जिन्हें हम कहते हैं कि ये डिलेड है। ओके, तो हो सकता है इसके बाद पेमेंट हो भी जाए ना भी हो पाए, लेकिन बैंक को अपनी तरफ से ज्यादा ध्यान देना है, तो बैंक क्या करेगी कि जो भी इसके लिए उनको स्टेप्स लेने हैं, जो भी उनको अपनी तरफ से काम करने हैं, उसका कारोबार, उसका काम जो वो करेगी उसे एक स्पेशल मेंशन अकाउंट की तरह से ट्रीट करके करेगी। ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या हुआ, आप जैसे फिर से समझिएगा कि एक लोन था जो कि नीरव माल्या जी को 3 दिसंबर को चुकाना था। 3 दिसंबर से इंतजार किया गया 3 मार्च तक। 3 मार्च को इसे एनपीए का करार दे दिया गया। अब 3 दिसंबर से 3 मार्च तक का जो सफर था, इसमें यहाँ तक तो ये स्टैंडर्ड था, यहाँ एनपीए हो गया, लेकिन बीच में ना ये स्टैंडर्ड है ना एनपीए, बीच का जो इनका पॉइंट है, इसी में ये स्पेशल मेंशन अकाउंट है। क्या है? स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो ये जरा आप सभी ध्यान रखे रहिए। ठीक है, क्या है ये? स्पेशल मेंशन। ठीक है, अब जो स्पेशल मेंशन अकाउंट होते हैं, ये भी 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला तरीका या पहला जो टाइप होता है वो होता है जब शुरू के 30 दिन गुजर रहे हैं, यानी 3 दिसंबर से लेकर के जो 3 जनवरी का सफर था, इस सफर में इसका नाम था स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। क्या नाम था? इसका नाम था, एक सेकेंड ना, मैं जरा ये यहां से रब कर देती हूँ। इस सफर में इसका नाम था स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। फिर जो ये आपका सफर 3 जनवरी से 3 फरवरी का था, इसमें इसका नाम था स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। इसके अलावा जो इनका सफर 3 फरवरी से 3 मार्च तक का था, इसमें इनका नाम था SMA 2। यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट अलग अलग टाइप के होते हैं। जब पहले 30 दिन कोई भी लोन नहीं दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं SMA 0। अगले 30 दिन भी नहीं मिलता है, यानी आप लोग कह सकते हो कि आपका 31 से 60 डेज पास हो गया तो वो SMA 1 कहलाता है। और जब उसके भी अगले 30 दिन तक नहीं मिलता है तो उसे कहा जाता है SMA 2। ये 3 टाइप हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बारी गैदर कर लेते हैं, कहीं आप भूल ना जाओ, कंफ्यूज ना हो जाओ। फटाफट एक बारी हम लोग ये बातों को गैदर करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि विजय माल्या जी थे, उनकी नौकरी थी, चली गई, पैसे नहीं दे पाए, तो एक ईएमआई जो 3 दिसंबर को देनी थी वो 3 फरवरी तक नहीं दे पाए, तो ये बन गया एनपीए। एनपीए में जो शब्द है एसेट, एसेट का मतलब है क्योंकि बैंक ने लोन दिया है इसलिए बैंक के लिए एसेट है। अब ये जो भी एसेट है ये 2 टाइप के होते हैं बैंक्स के लिए। कौन कौन से टाइप के? एक वो जब उनकी लोन सारी ईएमआई रिटर्न की जा रही है, जब ईएमआई रिटर्न होते हैं टाइम से तो उस वाले लोन को स्टैंडर्ड या परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। और एक वो वक्त जब इनकी लोन रिटर्न टाइम पे नहीं हो रही है तो उसको हम लोग एनपीए का नाम देते हैं। ठीक है, जो बीच का कैप होता है, जो डीले होता है, उसका नाम होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है SMA 0, जब पहले 30 दिन पैसे नहीं मिले, अगले 30 दिन ना मिले SMA 1, और उसके अगले 30 दिन ना मिले SMA 2। ये 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। अभी तक हमने जो बात करी है वो नॉर्मल केसेस थे। अब अगर हम लोग बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे समझा जाता है कि ये जो लोन है ये एनपीए बनाया नहीं, क्या उसमें भी 90 दिन की बात होती है? तो एग्रीकल्चर में 90 दिन जैसा कुछ नहीं होता है, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है 90 दिन से। क्या होता है एग्रीकल्चर में, समझते हैं। ठीक है, तो जरा हम बातें कर लें एग्रीकल्चर की, कि एग्रीकल्चर में हम कैसे इस बात को समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर में लोन देते वक्त ये ध्यान दिया जाता है कि ये जो लोन दिया जा रहा है
ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जा रहा है या लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला एक जो एम होता है वो होता है ये समझ लेना कि जो भी लोन दिया गया है ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया है या लॉन्ग टर्म के लिए। और ये हम कैसे जानेंगे शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए? क्रॉप्स के बेसिस पे। तो बेसिकली जो लोन दिया जा रहा है वो शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के लिए दिया जा रहा है, लॉन्ग टर्म क्रॉप्स के लिए दिया जा रहा है, इसको देखा जाता है फिर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो कि एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो फोकस होता है वो होता है क्या, कि जो भी लोन दिया गया ये ठीक है। हाँ चलो ठीक ठाक लाइन खींच गई है। हाँ तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये फोकस होगा कि जो लोन दिया गया है वो शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए है या लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लिया कि भाई शॉर्ट टर्म क्रॉप का है या लॉन्ग टर्म क्रॉप का है, ये हमने फोकस किया, ठीक है। अब इसको देखा गया, फिर क्या किया गया, ये देखा गया शॉर्ट टर्म क्रॉप क्या होता है, ये भी एक बार फटाफट समझ लेते हैं, ये तो समझा ही नहीं तो ये भी समझते हैं भाई। देखो शॉर्ट टर्म क्रॉप का मतलब होता है एक शॉर्ट टर्म क्रॉप का मतलब होता है एक ऐसा क्रॉप जो साल भर में 2 से 3 बार ही लगाई जा सके। यानी कि शॉर्ट टर्म क्रॉप एक ऐसा क्रॉप होता है जिसको एक साल में 2 से 3 बार ही लगा सकते हैं। जैसे भुट्टा हो गया, मेज हो गया, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं, मूंगफली वगैरह, ये साल भर में 2-3 बार इनकी खेती होती है, तो ये शॉर्ट टर्म क्रॉप होते हैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म, जो पूरे साल में या 1.5 साल में एक बार हो पाता है, जैसे बागबानी हो गया या गन्ने की खेती हो गई, ठीक है। तो इनको बहुत समय लगता है। जब छोटे समय साल भर में 2-3 बार हो जाए शॉर्ट टर्म, लेकिन पूरे साल 1.5 साल में एक ही बार हो, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कोई भी जा रहा है एग्रीकल्चरल लोन लेने, सबसे पहले देखा जाएगा किस क्रॉप के लिए ले रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मान लो कोई है जिनका नाम है भेड़ू, ठीक है। तो ये है मिस्टर भेड़ू, कहाँ, ये है मिस्टर भेड़ू, ओके। बहुत ही शातिर दिख रहे हैं ये चेहरे से। तो ये है मिस्टर भेड़ू, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे बैंक। बैंक है ये, बैंक जा करके इन्होंने बोला भैया ऐसा है, मुझे कोई भी शॉर्ट टर्म क्रॉप XYZ उसके लिए मुझे लोन चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भेड़ू ले जाओ तुम लोन, तुम भी क्या याद करोगे। लोन ले गए अपने घर और खेती वेती किए, बढ़िया गया, बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम बढ़िया लहराती पूरी इनकी खेत, एकदम लहरा रहा है, मजेदार। बैठ के सपने देख रहे हैं, इस बार गर्लफ्रेंड को दूंगा एक बढ़िया अंगूठी, प्रपोज मारूंगा, हाँ करवा के रहूंगा, बहुत सारे सपने हैं यार इनके, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन एक दिन इनके खेत में बहुत आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। बेचारे बैठ के बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, ठीक है। रो रहे हैं, रोते रोते बैंक के पास इनको पैसे भी लौटाने हैं, बैंक के पास जाते हैं। पहला क्रॉप सीजन आया, बैंक के पास गए और बोले कि हे बैंक, आई एम अनेबल टू रिटर्न योर मनी, आई एम मिस्टर भेड़ू। तो बैंक ने कहा ओ नो भेड़ू क्या हुआ। इन्होंने बताया ऐसा है ना, मैंने बहुत प्लानिंग की थी, गर्लफ्रेंड को अंगूठी दूंगा, लेकिन सारी प्लानिंग की मेरी एकदम ऐसी तैसी, क्योंकि मेरी तो खेती बर्बाद हो गई। बैंक ने पकड़ के बहुत रोया, क्योंकि बैंक की भी गर्लफ्रेंड से उसकी शादी नहीं हुई थी। बैंक ने कहा चल भेड़ू, तुम्हारा और मेरा दुख एक जैसा है, कोई बात नहीं, इस बार जाओ तुम्हें माफ किया। यानी पहली बार जब इन्होंने लोन लिया, मतलब लोन लिया और पहला क्रॉप सीजन गया, भले ये पैसे नहीं लौटा पाए लेकिन इनको माफ कर दिया गया। ये NPA अभी बैंक ने नहीं कहा। बैंक को भेड़ू का दुख समझ आया। दूसरा क्रॉप सीजन आता है, फिर से भेड़ू खुश, लहलहाती इनके एकदम खेत है, मजेदार चल रहा है, फिर से बैठ के सपने देख रहे हैं, अब जो दूसरी वाली है उसको तो मैं प्रपोज करके शादी कर ही लूंगा। तब तक एकदम से बाढ़ आ गई, सब बर्बाद। अब हो गया सेकेंड क्रॉप सीजन। सेकेंड क्रॉप सीजन आया, मतलब कि जब दूसरी बारी समय आ गया, उसको क्रॉप सीजन था, तब फिर से ये बैंक जाते हैं, फिर कहेंगे हे बैंक, आई एम अनेबल टू रिटर्न। फिर से ऐसा ऐसा हो गया। बैंक इनको फिर पकड़ के बहुत रोया और कहा कि सही बोल रहे हो, मेरी भी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड से मेरी शादी नहीं हुई थी, अब कुछ नहीं हो सकता है, क्या करोगे, तुम्हारा ये भी झूठ, तुम्हारा ये भी बात माफ। यानी कि 2 बार क्रॉप सीजन बीत गए और बैंक वो पैसा अभी तक नहीं दे पाया, सॉरी भेड़ू अभी तक पैसा नहीं दिया, उसे माफी मिल गई। फिर ये गए घर और तीसरी बार फिर से, अब इस बार ये सोच रहे हैं इस बार गर्लफ्रेंड पे फोकस नहीं करूंगा, इस बार पढ़ाई पे फोकस करूंगा, तो अगर हो गया तो इस बार US से जाके पढ़ूंगा। लेकिन बेचारे की किस्मत अच्छी नहीं, फिर से इनका पूरा खेती बर्बाद हो गया, ठीक है। कुछ भी हो गया, कीड़े मकोड़े कुछ हो गए, ठीक है।
कीड़े मकोड़े क्या, कुछ खराबी हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से थर्ड क्रॉप सीजन आया, फिर से ही इज अनेबल टू रिटर्न। फिर क्या इन्होंने कहा, बैंक आई एम अनेबल टू रिटर्न। बैंक ने कहा सी मिस्टर भेड़ू, इट्स मोर देन एनफ, अब मैं आपको माफ नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ करो। और जब तीसरा क्रॉप सीजन बीतने के बाद भी ये पैसे नहीं दे पा रहे, तब जाके उस पैसे को क्या कहा जाएगा, एनपीए, यानी शॉर्ट टर्म क्रॉप में 3 क्रॉप सीजन के बाद, 2 क्रॉप सीजन के बाद भी अगर कोई पैसे ना दे पाए तब उसे एनपीए कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म के केस में सोचो ये है मिस्टर भेड़ी, सॉरी ये है मिस भेड़ी। मिस भेड़ी इज वे टू स्मार्ट। ये जाती हैं बैंक, बैंक से बोलती हैं हे बैंक, मुझे काफी अच्छा सा अपने वहां पर प्लांटेशन करना है, नीड सम मनी। बैंक ने कहा ओके मैम यू शुड हैव इट। बैंक ने इन्हें पैसे दिए, मिस भेड़ी जाती हैं वापस अपने घर, इन्होंने लगाए सारे खेती वेती करी, लेकिन पहली ही बार में कुछ अनहोनी हो गई और इनकी सारी खेती बर्बाद हो गई। बैंक ने कहा हे मिस भेड़ी ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का ली थी तो पहले ही क्रॉप सीजन के बाद हम आपको मना करेंगे। इन्होंने बोला पर तुमने भेड़ू को तो दिया था, तो इन्होंने बोला क्योंकि भेड़ू ने तो शॉर्ट टर्म का लिया था, तुम तो लॉन्ग टर्म का लियो, इतने दिन बाद आई हो, वो भी कह रही हो पैसे नहीं कर सकते जमा। कहने का तथ्य है लॉन्ग टर्म में एक क्रॉप सीजन के बाद ही बन जाता है एनपीए, लेकिन शॉर्ट टर्म क्रॉप में हमेशा 2 सीजन के बाद तब जाके एनपीए बनता है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा कहानी समझा दी थी, बस आपको समझाने के लिए सुना दी थी, याद रखिएगा अगर 2 क्रॉप सीजन तक नहीं मिला तब बन जाएगा एनपीए, और इसमें एक ही क्रॉप सीजन के बाद एनपीए। तो एग्रीकल्चर का केस इज क्वाइट डिफरेंट। एग्रीकल्चर में एनपीए तब बनता है जब आपको क्रॉप सीजन को ध्यान में रखा, सॉरी एग्रीकल्चर के केस में एनपीए क्रॉप सीजन के मुताबिक बनता है। शॉर्ट टर्म क्रॉप में 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग टर्म क्रॉप में 1 क्रॉप, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना रहने देते हैं, बाकी अपनी कहानी में नीरव माल्या भेड़ू भेड़ू भेड़ी को फिर ऐसे लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज बताइएगा। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट एंड एंजॉयड इट। विल मीट यू अगेन, तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू।